प्रिय विद्यार्थियों, सामाजिक विज्ञान की वर्चुअल कक्षा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रहलाद कुमार और मैं नेहरू इंटर कॉलेज सिमरी सुकरौली कुशीनगर में सामाजिक विज्ञान का शिक्षक हूं। कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक अर्थशास्त्र का चौथा और अंतिम पाठ है भारत में खाद्य सुरक्षा। आज की कक्षा में हम लोग इसी पाठ का अध्ययन करेंगे। आइए बच्चों, कक्षा को गति देते हैं। इस पाठ के पहले भाग में हम लोग पढ़ चुके हैं खाद्य सुरक्षा का अर्थ, खाद्य सुरक्षा क्या है, खाद्य सुरक्षा क्यों, खाद्य असुरक्षित कौन, और भाग के अंत में गृह कार्य आपको दिया गया था। भाग 2 में बच्चों, जिसका अध्ययन आज हम लोग करेंगे, उसमें चर्चा के जो बिंदु हैं पहले वह हम समझ लेते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा अर्थात फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। दूसरा बिंदु है बफर स्टॉक। तीसरा बिंदु है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसको अंग्रेजी में हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अर्थात PDS भी कहते हैं। अगला बिंदु है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। और बच्चों, इस भाग के अंत में हम आपके लिए कुछ गृह कार्य भी देंगे। तो बच्चों, भारत में खाद्य सुरक्षा भाग 2 को हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि किसी देश की खाद्य सुरक्षा तब सुनिश्चित होती है जब उसके सभी नागरिकों में खाद्यान्न की उपलब्धता, उसे खरीदने की सामर्थ्य और उसके पहुंच में हो अर्थात रीच में हो वह खाद्यान्न। आगे हम लोगों ने पढ़ा था पिछली कक्षा में कि गरीबी रेखा से नीचे के लोग खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित रहते हैं, जबकि संपन्न लोग भी प्राकृतिक आपदा अर्थात नेचुरल डिजास्टर के समय असुरक्षित हो सकते हैं। भूमिहीन, पारंपरिक दस्तकार, निराश्रित, भिखारी, आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य जैसे बिहार है, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जैसे झारखंड है, ये सब जो राज्य हैं, दूर दराज के क्षेत्र अर्थात रिमोट एरियाज जैसे लद्दाख है, जैसे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, सियाचिन है, तथा प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि में खाद्यान्न से असुरक्षित लोगों की संख्या अधिक होती है। अब आगे भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो भाग 2 अब हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, भाग 2 का पहला बिंदु है भारत में खाद्य सुरक्षा। हरित क्रांति के बाद भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। बच्चों, आपको पता है 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। आजादी के समय देश के नागरिकों का पेट भरना एक चुनौती थी। ऐसे कठिन समय में MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में हरित क्रांति आई और उसका बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ा। सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश विपरीत मौसमी परिस्थितियों के बावजूद खाद्यान्न की उपलब्धता
सुनिश्चित हो पाई। खाद्य सुरक्षा के दो घटक हैं या दो डायमेंशन हैं। पहला है बफर स्टॉक और दूसरा है बच्चों सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आइए इन दोनों आयामों को हम विस्तार से देखते हैं। पहला बिंदु है बच्चों बफर स्टॉक। ये पहला बिंदु है बफर स्टॉक। सरकार किसानों से गेहूं और चावल खरीदती है तथा भारतीय खाद्य निगम, इसे कहते हैं FCI, के द्वारा उसका भंडारण करती है। अन्न के इसी भंडार को बफर स्टॉक कहा जाता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से कीमतें तय कर दी जाती हैं सरकार के द्वारा, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है। खराब मौसम और आपदा के समय इसी भंडार अर्थात बफर स्टॉक, इसी भंडार का उपयोग होता है ताकि सबको भर पेट खाना मिल सके। अर्थात सबको भरपेट खाना मिलने की को सुनिश्चित करने के लिए सरकार गेहूं और चावल जैसे अनाजों को स्टोर करती है अपने ग्रेनरी में, और इसी स्टोरेज को हम बफर स्टॉक कहते हैं। अब स्टोर करने के बाद सरकार क्या करती है? सरकार समाज के निर्धन वर्गों में कम कीमत पर अनाज का वितरण इसी भंडार से करती है। इसी कीमत को निर्गम कीमत, इशू प्राइस कहते हैं। अर्थात बच्चों बफर स्टॉक में जो अन्न रखे गए हैं उन्हीं अन्न को सरकार समाज के कमजोर वर्गों को, निर्धन वर्गों को सस्ते दामों में, बाजार मूल्य से कम दामों में सरकार देती है कम कीमत पे, और इसी कम कीमत को हम निर्गम कीमत या अंग्रेजी में इशू प्राइस कहते हैं। भारतीय खाद्य निगम के भंडार गृह, ये FCI के गोदाम है बच्चों। ये देखिए ऐसे FCI के गोदाम होते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रेनरी होती हैं FCI के, और इन्हीं ग्रेनरी में इसी तरह गेहूं और चावल स्टोर करके रखा जाता है। और ये स्टोर इसलिए किया जाता है कि गरीबों को कम दामों पे हम ये खाद्यान्न दे पाएं, और जब कभी भारत में कोई नेचुरल डिजास्टर हो और खाने की किल्लत पैदा हो, उस समय ये अन्नागार के मुंह खोले जाते हैं ताकि सभी को भोजन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा सके। बच्चों देखते हैं अगला स्लाइड। भारत में खाद्य सुरक्षा का जो दूसरा डायमेंशन है, जो दूसरा घटक है, वह है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सरकार भंडार गृहों में रखे अनाज को राशन की दुकानों के माध्यम से कम कीमत पर समाज के निर्धन परिवारों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। राशन की दुकानों को उचित दर की दुकान, उचित दर की दुकान, फेयर प्राइस शॉप भी कहा जाता है। ऐसी दुकानें बच्चों आप गली मोहल्ले में जरूर देखे होंगे। देश भर में ऐसे दुकानों की संख्या लगभग 5 लाख से भी अधिक है। भारत में राशनिंग की शुरुआत 1940 के दशक में हुई थी, लेकिन 1960 के बाद इसे और मजबूत किया गया। राशन की दुकानों से हम लोगों को दाल, चावल, गेहूं, चीनी और तेल बहुत कम दामों में मिल जाता है। जिसके पास राशन कार्ड है वह सामान ले सकता है।
और ये जो राशन कार्ड है बच्चों, इसका ये नमूना सामने है, ये राशन कार्ड है। ये जो राशन कार्ड है बच्चों, ये 3 प्रकार का होता है। ये जो राशन कार्ड है ये 3 प्रकार का ये राशन कार्ड होता है। पहला राशन कार्ड है जिसका ये तस्वीर सामने है आपका, ये है अंत्योदय योजना। इसका ये जो राशन कार्ड है ये इस शेप में, इस आकार में ऐसा दिखता है। इसके बाद 2 तरह का और राशन कार्ड है। एक को हम कहते हैं बच्चों बीपीएल कार्ड और एक को कहते हैं बच्चों एपीएल कार्ड। एक बच्चों हम कहते हैं बीपीएल कार्ड अर्थात बेलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए हम बीपीएल कार्ड इशू करते हैं सरकार के द्वारा। और दूसरा है एपीएल कार्ड। यहां देखिए ये एपीएल कार्ड रखा हुआ भी ऐसा एपीएल कार्ड होता है, अर्थात गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों को ये एपीएल कार्ड जारी किया जाता है। इस प्रकार ये कार्ड 3 प्रकार का होता है। और ये जो गरीबी रेखा है, पॉवर्टी लाइन है, ये एनएसएसओ के द्वारा बनाया जाता है कि किसको हम गरीब मानते हैं, किसको अमीर मानते हैं, उसकी एक लाइन, एक काल्पनिक लाइन खींची जाती है, जिसकी पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे 3रे पाठ में। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसकी आज स्थिति क्या है इसको भी देखते हैं बच्चों कि आज की स्थिति क्या है, अर्थात इसका वर्तमान स्थिति क्या है पीडीएस का। भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा ही लोगों को खाद्य सुरक्षा का कवर देती है, अर्थात खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है पीडीएस के द्वारा। प्रारंभ में यह व्यवस्था बिना किसी भेदभाव के, कोई पैरामीटर्स नहीं था, कोई मानक नहीं था, सबके लिए था प्रारंभ में। लेकिन 1992 के बाद सरकार ने देश के चुनिंदा 1700 पिछड़े विकास खंडों में, अर्थात ऐसे ब्लॉक जो पीछे रह गए प्रगति की यात्रा में, उनको टारगेट करके पीडीएस सिस्टम को डिजाइन किया गया, अर्थात संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई। अर्थात पहला पैरामीटर लगाया गया कि अब उनको कम कीमत पे सामान दिया जाएगा, खाद्यान्न दिया जाएगा, गेहूं और चावल दिया जाएगा जो पिछड़े क्षेत्रों में, बैकवर्ड एरियाज से आते हैं। ये पहला पैरामीटर बनाया गया कब? 1992 के बाद। 1992 के ठीक 5 साल बाद 1997 में एक और परिवर्तन किया गया। पहला परिवर्तन 1992 में हुआ कि जो क्षेत्र पिछड़े हैं उनको हम कम कीमत पे खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे। उसके ठीक 5 साल बाद सरकार ने 1997 में एक और चेंज किया। अब क्या हुआ? अब सभी क्षेत्रों में गरीबों के लिए, अर्थात केवल पिछड़े क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्रों में गरीबों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसको कहते हैं टीपीडीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई। कब? 1997 में। इस प्रणाली में क्षेत्र की जगह आय के आधार पर सस्ता भोजन बांटा गया। अर्थात 1992 में जो पहला पैरामीटर्स था कि केवल पिछड़े क्षेत्र के लोगों को कम कीमत पे भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, वह बदल गया 5 साल बाद। और 5 साल बाद नियम क्या बनाया गया कि अब आय के आधार पर हम सस्ता खाना बांटेंगे। 3 साल बाद 2000 में सरकार ने 2 विशेष योजनाएं लागू की। पहला था अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना में गरीब में जो अधिक गरीब हैं, अर्थात महागरीब को सस्ता खाना बांटा गया। और दूसरा योजना बनाया गया अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में गरीब बूढ़े लोगों को भी सस्ते दर पर खाना मुहैया कराया गया।
भारत सरकार की या राज्य सरकारों की ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसकी खूबी क्या है, इसके गुण क्या है, इसके मेरिट्स क्या हैं, जरा इस पे चर्चा करते हैं। देखिए एक स्माइली, ये आपके सामने ये स्माइली हमने डिजाइन किया है कि इस सिस्टम से किसको अच्छा लगता है, क्या इसके प्लस पॉइंट्स हैं, जरा ये जज करते हैं। इस प्रणाली से सरकार सकारात्मक परिणाम आए, पॉजिटिव रिजल्ट आया पीडीएस से। हर पात्र व्यक्ति सस्ते दर पर अपना अनाज प्राप्त कर सकता था सार्वजनिक वितरण प्रणाली में। इस प्रणाली से अकाल और भूखमरी के समय भी मृत्यु दर में कमी आई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जो डेथ रेट था ये कम हुआ। जब कभी अकाल पड़ा, भोजन की किल्लत महसूस हुई या भूखमरी की स्थिति बनी, उस समय जो लोग मर रहे थे उन लोगों का जो चार्ट था, वह लोगों के मरने का जो चार्ट था वह नीचे आ गया। ये चार्ट जो है ये नीचे की तरफ आ गया। इस प्रणाली में पैदावार का न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले ही घोषित कर दिया जाता था, जिसका लाभ किसानों को मिला। क्या लाभ मिला? फसल उगने के पहले ही सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया जाता था, अनाउंस कर दिया जाता था, बता दिया जाता था, तो किसानों को लग जाता था कि गेहूं का रेट क्या होगा, चावल का रेट क्या होगा, और किसान उन्हीं फसलों को उगाते थे जिसका समर्थन मूल्य अधिक होता था, और इसका फायदा किसानों को सीधे मिला। तो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गुण थे। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कुछ खामियां भी देखी गई। तो बच्चों देखते हैं कि पीडीएस सिस्टम में जो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसमें क्या दोष है, इसको भी हम जरा एक नजर डाल लेते हैं। और नजर डालने के लिए हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दोष, डिमेरिट्स। ये इमोजी मैंने लगाया है, शकल अच्छा नहीं लग रहा है, शकल अच्छा नहीं लग रहा है, अर्थात क्या डिमेरिट है, क्या नुकसान है इससे, क्या इसके दोष हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये इमोजी भी बहुत कुछ कहता है। पहला दोष सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या है? अनाजों से खचाखच भरे भंडार, गृह होने के बावजूद भूख से मरने की खबरें हमें विचलित करती हैं। ये पहला दोष है, इसलिए हमने ऐसी शकल बनाई। दूसरा दोष, भारतीय खाद्य निगम अर्थात एफसीआई के गोदाम अनाज से ओवरफ्लो हो रहे हैं, भरे पड़े हैं। कहीं अनाज सड़ रहा है तो कुछ स्थानों पर चूहे अनाज को चट कर रहे हैं। ये मिसमैनेजमेंट का दूसरा पहलू है, अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ये दूसरा दोष है। पहला दोष ये पढ़ा, दूसरा दोष ये। तीसरी बात, 2014 में एफसीआई के पास गेहूं और चावल का 65 करोड़ टन से अधिक का भंडार था, जो बेहद अवांछनीय था। मतलब इतने अधिक गेहूं और चावल को स्टॉक करने की कोई जरूरत नहीं थी। इससे भंडारण की लागत बढ़ी तथा अनाज की गुणवत्ता खराब हुई। जब बहुत अधिक हम स्टोर कर लेंगे, क्षमता से अधिक, तो होगा क्या बेटा? उसमें होगा कि जो भंडारण का स्टोर करने की जो लागत है वह हमारी बढ़ जाएगी और जो अनाज की गुणवत्ता है वह गिर जाएगी। अर्थात लागत बढ़ेगी और ये गुणवत्ता खराब होगी। अभी कुछ और भी इसमें कमियां हैं, उन कमियों को भी हम देखते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य ज्यादा होने के कारण किसान सिर्फ गेहूं
और चावल, व्हीट और राइस उगाने में लगे हैं, जिसका प्रतिकूल असर अन्य मोटे अनाजों पर पड़ा है। चूंकि गेहूं और चावल की एमएसपी सरकार अधिक बताती है, इसलिए अतिरिक्त लाभ कमाने के लिए हमारे किसान गेहूं और चावल का खूब उत्पादन कर रहे हैं, यही उगा रहे हैं अपने खेतों में, और जो अन्य मोटे अनाज हैं उस पे इसका उल्टा असर पड़ रहा है। ये चौथी खामी है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की। जो अगली खामी है बच्चों 5वें नंबर पे, चावल की फसल के लिए अधिक पानी चाहिए। ये नेचुरली है, जो चावल है ये जिसको खेतों में पड़ा रहता तब उसको धान कहते हैं। धान की फसल के लिए हमें पानी की अधिक जरूरत पड़ती है, जिससे जो भूमिगत जल स्तर है उस जल स्तर में गिरावट आई है, वह जल स्तर नीचे गया है, क्योंकि हम अधिक पानी नीचे से निकाल रहे हैं खेतों में सिंचाई करने के लिए, क्योंकि चावल की खेती के लिए अधिक जल की जरूरत होती है। ये भी एक दोष है। अगला दोष जो 6ठे नंबर का है, पीडीएस डीलर, जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के जो डीलर हैं, वह अनुचित तरीके से उच्च गुणवत्ता के अनाज खुले बाजार के हवाले कर देते हैं। आप लोग अक्सर अखबारों में सुने होंगे कि ये काला बाजारी होती है, और जो उच्च गुणवत्ता के अनाज हैं उसे पीडीएस डीलर मार्केट में बेच देते हैं, जबकि राशन दुकानों पर घटिया अनाज बिक्री के लिए रखा जाता है। ये इसकी एक बहुत बड़ी खामी है, जो हमारे सिस्टम के दोष को भी उजागर करता है। अगला जो दोष है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का, कि राशन के दुकानों को जो खुलने का समय है वह बड़ा गड्ढमड्ढ है, इर्रेगुलर है, अनियमित है। 2 दिन खुला, बंद है। आप झोला उठाए गए कि आज राशन की दुकान पे जाएंगे और झोला भर अनाज लेके आएंगे, और वहां गए दुकान के बाहर एक बड़ा सा ताला आपका स्वागत करने के लिए वहां बंधा है। बड़ा खराब लगा। अर्थात ये जो पीडीएस डीलर हैं नियमित दुकान नहीं खोल रहे हैं, तो लोगों को असुविधा हो रही है वहां कम दर पे खाद्यान्न या भोजन प्राप्त करने में। ये इसकी एक बहुत बड़ी खामी है पीडीएस सिस्टम की। बच्चों, खाद्य सुरक्षा में सहकारी समितियों की भूमिका। अब जो सहकारी समितियां हैं इनका क्या रोल है फूड सिक्योरिटी में, जरा ये देखते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सबसे सुंदर प्रदर्शन तमिलनाडु में देखने को मिलता है, जहां लगभग 94% उचित दर की दुकान, फेयर प्राइस शॉप, सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही है। बहुत बढ़िया। जो अगली बात है, दिल्ली में मदर डेयरी बहुत कम कीमत पर दूध और सब्जियां उपलब्ध करा रही हैं, वो भी नियंत्रित मूल्य पे, और इसके मूल्यों का निर्धारण दिल्ली सरकार करती है। बहुत क्रेडिट जाता है मदर डेयरी का, और इस मामले में मदर डेयरी निसंदेह बधाई की पात्र है। अगला जो बिंदु है, गुजरात में दूध में अमूल एक ब्रांड बना हुआ है। अमूल एक सफल सहकारी समिति का उदाहरण है, जिसने देश में श्वेत क्रांति मतलब व्हाइट रेवोल्यूशन ला दी है। मतलब जैसे कह दें दूध की नदियां बहा दिया है अमूल ने गुजरात में। जो अगला बिंदु है, महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ADS ने विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों अर्थात NGOs के नेटवर्क में सहायता की है। अनाज बैंकों की स्थापना और खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण के संदर्भ में ADS की कोशिश रंग ला रही है। तो ये जो प्रयास है ADS का,
महाराष्ट्र में ये काबिले तारीफ है, बहुत अच्छी कोशिश है और ये बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है समाज का और लोगों को लाभ मिल रहा है। बच्चों, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य एवं पोषण न्यूट्रिशन संबंधी सुरक्षा कम कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके ताकि मानव गरिमामय जीवन निर्वाह कर सके, ये उसका उद्देश्य है उन 2013 के एक्ट का। इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या लगभग 75% और शहरी जनसंख्या 50% को वर्गीकृत किया गया है। यह है 2013 का एक्ट। बच्चों, फूड सिक्योरिटी का जो पार्ट है जो आज हम लोग पढ़े हैं, इसका हम लोग सारांश देख लें कि पूरे पाठ में हम लोग आज क्या पढ़े, क्या समरी रही पूरे पाठ का, एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। सरकार ने समाज के सभी वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा की पुख्ता तैयारी की है। इसके दो घटक हैं फूड सिक्योरिटी के, पहला बफर स्टॉक और दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त कई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी चलाए गए, जिसमें खाद्य सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण घटक या आयाम या डायमेंशन है। काम के बदले अनाज योजना, दोपहर का भोजन MDM मिड डे मील, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना जैसे कार्यक्रम इसके उदाहरण हैं। खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका के अतिरिक्त अनेक सहकारी समितियां और गैर सरकारी संगठन भी हैं जो इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। बच्चों, आज के पाठ के आधार पर हम आपको होमवर्क या गृह कार्य दे रहे हैं। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बफर स्टॉक, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उचित मूल्य की दुकान, पांचवा है अंत्योदय अन्न योजना और छठा है खाद्य सुरक्षा में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। जो हमने गृह कार्य दिया वो बिल्कुल पाठ पे आधारित है बच्चों, और पूरे पाठ को आप एक बार दो बार ध्यान से सुनेंगे तो आप इस गृह कार्य का उत्तर अच्छे से दे पाएंगे। इस गृह कार्य के प्रश्न को लिखें और इसका उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार लें। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज का पाठ आपको समझ में आया होगा और रोचक लगा होगा।